बच्चों, आज हम सबसे पहली पोएट्री पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट बुक की हम फर्स्ट पोएट्री पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इज द फर्स्ट पोएट्री। ये आपकी पोएट्री है चैप्टर नंबर 1 के बाद है, ठीक है। ये पोएट्री 1 है, आपका चैप्टर 1 है, उसके बाद ही एक पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बिल्कुल छोटी सी पोएट्री लिखी है, सिर्फ 8 लाइन्स हैं इस पोएट्री में, 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ है पोएट्री का। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अच्छा, सबसे पहली बात, इसने क्रो की बात की है। देखो, इस पोएट्री में इसने क्रो की बात की है और हेमलॉक ट्री की बात की है। क्रो और हेमलॉक ट्री। देखो, क्रो जो है, क्रो एक मतलब क्रो कैसा बर्ड माना जाता है? क्रो एक अपशगुन वाला बर्ड माना जाता है। मतलब आप जो अभी तक आपने जितने भी पोएम्स वगैरह पढ़े होंगे उसमें आपने नाइटिंगेल, पिजन्स, मतलब ऐसे गुड, मतलब एक कहते हैं ना अच्छा, मतलब अच्छी साइंस वाले बर्ड्स सुने होंगे, ठीक है। मतलब जिनकी आवाज मधुर होती है, ठीक है, मेलोडियस वॉइस होती है, ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है, पिकॉक ऐसे। पर ये इस पोएम में इन्होंने क्रो यूज किया है, ठीक है। क्रो है इस पोएम में। क्रो है वो इल ओमेन माना जाता है। इल ओमेन का मतलब अपशगुन, ठीक है भाई, अच्छा शगुन नहीं माना जाता है क्रो, अगर क्रो हो तो। और दूसरा, इन्होंने इस पोएम में हेमलॉक ट्री यूज किया है, हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री जो है ये पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री मतलब जहरीला ट्री होता है। ये जो हेमलॉक ट्री होता है ये जहरीला ट्री होता है। इसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो आप देखोगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अनयूजुअल चीजें अपनी पोयम लिखने में यूज की हैं। एक क्रो और दूसरा उन्होंने यूज किया है हेमलॉक ट्री। सो ये जो हेमलॉक ट्री आप देखेंगे, अगर कोई और राइटर यूज करते हैं वो नाइटिंगेल, पिकॉक वगैरह यूज करते हैं। और ट्रीज में भी ब्यूटीफुल ट्रीज यूज किए जाते हैं भाई, पाइन ट्री, ओक ट्री, ऐसे ऐसे जो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज वैसे यूज किए जाते हैं। सो इसमें पोएट ने ऐसे 2 अपशगुन वाली चीजें यूज की हैं जो इल ओमेन है। मतलब क्रो एकदम क्रो को भी, और दूसरा ये जो ट्री है वो पॉइजनस ट्री है, इसके जो पत्ते हैं वो, जो फूल हैं वो पॉइजनस हैं, ठीक है। सो पोएम में क्या है? सो फर्स्ट पैराग्राफ में है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोएट है, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। ये एक समझो हेमलॉक ट्री है, ठीक है, और पोएट खड़ा है इसके नीचे, ठीक है। पोएट खड़ा है इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, ठीक है। सो अब यहाँ आके क्रो बैठता है, ठीक है, यहाँ आके क्रो बैठता है, ठीक है, ठीक है। क्रो आके बैठता है हेमलॉक ट्री पे। और मौसम चल रहा है विंटर का, ठीक है, स्नो गिर रही है और मौसम चल रहा है विंटर का। सो ये जो क्रो है आके हेमलॉक ट्री पे ऐसे बैठ गया। तो हेमलॉक ट्री पे जब बैठा तो उसके बैठने की वजह से वो ट्री हिला, ठीक है, हेमलॉक ट्री हिला। और उसके ऊपर जो बर्फ थी, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ऐसे उसने डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल ऐसा बोला है। मतलब एक धूल की एक थोड़ी सी बूंद, पर उसने उसको बर्फ की धूल बोला है। बर्फ की बूंद, बर्फ की धूल समझ लो, ठीक है। सो बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो क्या हो रही है, वो यहाँ से छटक गई। मतलब क्योंकि यहाँ बैठा तो एक यहाँ से छटक के कहाँ गिरी, पोएट पे गिरी, ठीक है।
सो छटक के वो जो बर्फ थी, बर्फ किस पे आके गिरी, पोएट पे गिरी, बर्फ की धूल मतलब कुछ बर्फ पोएट पे आके गिरी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अच्छा, अब देखो पहले तो जब उस पे वो बर्फ आके गिरी, ठीक है, सो बर्फ आके गिरी, पहले तो पोएट को खराब लगता है कि भाई एक अपशकुन वाला जान मतलब बर्ड और एक खराब ट्री मतलब जो है, ये जो ट्री है, ये ट्री वो पॉइजनस ट्री है, तो खराब ट्री पे एक खराब क्रो बैठा है और उसने मुझ पे बर्फ गिराई, उसका मूड ही खराब हो जाता है कि आज का दिन तो कितना खराब है, ठीक है, कि बैड लक है, आज तो कुछ बैड लक है या पूरा दिन बैड लक है। पर फिर दूसरे पैराग्राफ में जो पोएट की थिंकिंग है वो बदल जाती है। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोलता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ठीक है, क्या बोल रहा है, हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरा दिल है, ठीक है, जो मेरा दिल है, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल, जो मेरा दिल है वो मेरा दिल बदल गया, मेरा मूड बदल गया, क्यों, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और कुछ दिन, मेरा पूरे दिन में से एक हिस्सा, कुछ दिन तो अच्छा गया, ठीक है, उसका पूरा दिन रिग्रेट में गया, पूरा दिन RUED र्यूड मतलब पूरा दिन पोएट का रिग्रेट में बीत रहा था कि मेरे पे एक क्रो जो कि इल ओमेन है, उसने एक हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है, उसकी बर्फ मुझ पे गिराई। तो पूरा दिन पोएट का दिन कैसा जा रहा था, रिग्रेट में, र्यू में, ठीक है, दुख में जा रहा था। पर फिर पोएट ने उसको ऐसे सोचा कि मैंने तो बर्फ इंजॉय की, उसने क्या सोचा, मैंने बर्फ इंजॉय की, ठीक है, मेरे पे बर्फ गिरी, मैंने तो बर्फ इंजॉय की, ठीक है, तो उसका मूड बदल गया, ठीक है। सो उसको लगा कि भाई जो ये मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, ठीक है, तो वो मतलब उसके दिल को बहुत अच्छा लगा और उसका मूड बदल गया और उसका अचानक से मूड अच्छा हो गया। उसने सोचा भाई अब मेरा दिन अच्छा हो गया है, पर उसने सोचा कि उसका पूरा दिन वेस्ट नहीं गया, एटलीस्ट उसका थोड़ा दिन तो अच्छा गया। और मतलब क्रो को और हेमलॉक को देखा तो उसका मूड खराब हुआ, पर जब डस्ट ऑफ स्नो उसके कंधे पे या उस पे गिरी तो उसका मूड अच्छा हो गया। उसको लगा, उसको मतलब डस्ट ऑफ स्नो से उसका जो हार्ट है और उसका मूड अच्छा हो गया, ठीक है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या दिखाया है इस पोयम में, दिखाया है कि हम हमारी थिंकिंग के अधीन है, ठीक है, इंसान अपनी सोच के अधीन है। जब उसने क्रो पे और हेमलॉक पे फोकस किया तो उसको लग रहा था मेरा दिन खराब जा रहा है, पर जब उसने दूसरी चीज पे फोकस किया, भाई बर्फ पे, डस्ट ऑफ स्नो पे फोकस किया कि बर्फ की धूल गिर रही है मेरे ऊपर, जब उसने उस पे फोकस किया तो उसको लगा मेरा दिन तो अच्छा जा रहा है, ठीक है। सो सब कुछ हमारे माइंड में ही होता है, हमारी सोच, ठीक है, जो हमारी थिंकिंग है, आपको पल में, ठीक है, एक दिन वो थोड़ा सा उदास चल रहा था और वही दिन वो खुश भी हो गया, ठीक है। पहले वो किसके बारे में सोच रहा था, क्रो और हेमलॉक ट्री, फिर अचानक से उसका मूड, माइंड, हार्ट सब बदल क्यों गया, क्योंकि फिर उसने वो देखा कि मेरे पे तो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, मेरे पे तो स्नो की धूल गिरी है, कि कितनी अच्छी बात है। ऐसे मतलब एक ही समय पे पोएट की दो फीलिंग्स दिखाई गई है, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट फीलिंग और दूसरे पैराग्राफ में दूसरी फीलिंग, ठीक है। सो ये सिर्फ 8 लाइन की एक छोटी सी पोयम थी। अब हम इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो इसी की टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसके अंदर ही है, पेज नंबर मतलब ये इसी पोयम में ही है। फर्स्ट, What is a dust of snow? What is a dust of snow? What does the poet say has changed
his mood. How has the poet's mood changed? आंसर कह रहा है डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोएट क्या बोल रहा है, मेरा मूड कैसे बदला, और हाउ व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। दोनों एक ही बात है कि उसका मूड कैसे बदला। ठीक है, सो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो सिंपली स्नो। ठीक है, स्नो का गोला। ठीक है, मास ऑफ स्नो, मास मतलब गोला। So answer dust of snow means a fine mass of snow during the snowfall. Fine dust of snow gathers over everything. Fine dust of snow gathers over everything. देखो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है स्नो का एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा। सो स्नोफॉल के दौरान जो स्नो की डस्ट होती है, जो फाइन डस्ट ऑफ स्नो होती है, वो हर किसी को अपने अंदर समा लेती है। ठीक है, वो हर किसी को अपने अंदर समा लेती है। सो द ब्यूटीफुल साइट ऑफ स्नोफॉल and falling dust of snow, the beautiful sight of and the falling dust of snow। ठीक है, तो मतलब ये जो स्नोफॉल का जो दृश्य है, एंड द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो लीव्स a deep impact on his heart and mood. The poet was in a regretful mood because he felt that the whole day has been wasted. However, the sight of the snow dust falling on him changed and cheered his mood immediately। ठीक है, क्या है पोयम में? पोयम में बोल रहा है कि भाई डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोएट का मूड किस चीज ने बदल दिया। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब मीन्स अ फाइन मास ऑफ स्नो, मास का एक गोला, स्नो का एक गोला। ड्यूरिंग द स्नोफॉल के दौरान फाइन डस्ट ऑफ स्नो गैदर्स ओवर एवरीथिंग। जब स्नोफॉल होती है तो स्नो क्या हो जाती है, हर चीज के आजू बाजू इकट्ठी हो जाती है।
The beautiful sight of snowfall and the falling dust of snow leaves a deep impact on his heart and mood. तो ये जो स्नोफॉल की साइट है, ये जो स्नोफॉल की ब्यूटीफुल साइट है, मतलब ये जो स्नोफॉल हो रहा है और जो ये स्नो गिर रही है, ठीक है, एंड फॉलिंग डस्ट ऑफ लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिज हार्ट एंड मूड. सो ये जो स्नो गिर रही है उसका हार्ट और मूड एकदम बदल देती है. द पोएट वॉज इन अ रिग्रेटफुल मूड. पोएट है ना एकदम दुखी हो गया है, बिकॉज ही फेल्ट दैट द होल डे हैड बीन वेस्टेड. उसको लगता है उसका सारा दिन बर्बाद हो गया. However, the sight of the snow dust falling on him changed and cheered his mood immediately. पर जब वो स्नो डस्ट गिर रही थी, सो उससे उसका मूड बदल गया और वो खुश हो गया, चीयर अप हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पोएट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. पहला क्वेश्चन है कि पोएट इस चैप्टर में नेचर के बारे में किस तरह से सोचता है. सो आंसर टू द पोएट प्रेजेंट्स nature in its raw and natural form. In its raw and natural form. जो पोएट है वो नेचर के बारे में रॉ एंड नेचुरल मतलब एकदम मतलब बिना मिलावट वाला एकदम प्योर नेचर, ठीक है, रॉ एंड नेचुरल फॉर्म. इट इज स्नोइंग the fine flakes of snow have amassed on the top of the trees. ठीक है, तो मतलब नेचर कैसा है. सो नेचर देखो, पोएट है, नेचर को उसके रॉ नेचुरल फॉर्म में शो कर रहा है. स्नो हो रही है और जो स्नो के फ्लेक्स हैं, टुकड़े हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं ऑन द टॉप ऑफ ट्रीज. तो पोएट ने नेचर को ऐसे दिखाया है. अब फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर एक फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the birds that are usually named in poems? Do you think a crow is often mentioned in poem? What images come to when you think of a crow? सो फर्स्ट में इन्होंने अंदर ही अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं. क्वेश्चन 2 में अंदर ही अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस हैं. पहला पूछ रहा है कि आप पोएम्स में हमेशा कौन कौन सी वर्ड्स के बारे में सुनते हो. सो फर्स्ट है जनरली, कुकू, नाइटिंगेल and larks are the birds used in the usually named in the poem. अच्छा, ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, सो ये जो बर्ड्स हैं वो किस लिए यूज की जाती हैं, उनकी मेलोडियस वॉइस के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है. डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम. क्या क्रो यूज किया जाता है किसी पोएम में. सो अ क्रो इज रियली फाइंड, अ क्रो रियली फाइंड्स एनी प्लेस इन पोएम्स.
क्रो पोएम्स में यूज ही नहीं किया जाता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो तो कैसी इमेज आ जाती है तुम्हारे दिमाग में। सो एक इल ओमेन है, वो एक इल ओमेन का वर्ड है, और हमारे मन में एक बुरी इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मतलब अपशकुन वाली इमेज। सो व्हेन वी जनरली think of a crow, and is inauspicious image comes to our mind। ठीक है। सेकेंड, again, what is a hemlock tree? Why doesn't poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? Hemlock tree क्या है और पोएट ने एक ब्यूटीफुल ट्री का यूज क्यों नहीं किया है? So a hemlock tree is poisonous. It has small white flowers. The poet doesn't write about a more beautiful tree such as maple, an oak or a pine. A hemlock tree symbolizes sadness। क्वेश्चन पूछ रहा है हेमलॉक ट्री क्या है और क्यों पोएट ने, व्हाई डजंट पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री। तो ये सारे ट्रीज क्या दिखाते हैं? ये सारे ट्रीज दिखाते हैं खुशी, पर पोएट को दिखाना था दुख, तो दुख दिखाने के लिए उसने ये पॉइजनस ट्री चुना अपनी पोयम में। थर्ड, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सॉरो। What does the dust that crow shakes off a hemlock tree stands for? कह रहा है जो क्रो और हेमलॉक यूज किए हैं पोएट ने, वो क्या दिखाता है? खुशी दिखाता है कि दुख दिखाता है? तो दुख दिखाता है। ठीक है। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट क्या दिखाते हैं? सोरो, दुख दिखाते हैं। What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stand for? जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिरी वो क्या दिखा रही है? वो दिखा रही है द डस्ट ऑफ दैट क्रो शेक्स ऑफ अच्छा, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो और दे आर नॉट ऑस्पिशियस सिंबल्स, मतलब वो अपशकुन होते हैं। दे आर नॉट ऑस्पिशियस सिंबल्स। ठीक है। और जो स्नो पोएट पे गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ a hemlock tree brings cheerfulness to the poet। ठीक है। मतलब वो उसको खुश कर देती है पोएट को। जब ये हेमलॉक ट्री का मतलब जो हेमलॉक ट्री पर से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो अब पोएट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है।
बच्चों हमारी नेक्स्ट पोयम है पोएट्री 2, बिल्कुल इसके बाजू वाले पेज पे ही है, फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। फायर एंड आइस ये वाली पोयम, ये भी सेम, इसमें भी 2 स्टैंजाज ही हैं, इस तरह से हैं, ये 2 स्टैंजा हैं। इसमें भी ऐसे ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है फायर एंड आइस। इसमें पोएट बोल रहा है कि भाई फायर और आइस पे पोयम है, ठीक है। सो भाई कह रहा है कि भाई वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा एक दिन, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, सर्वनाश होगा। वो बोल रहा है फायर से होगा कि आइस से होगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, या तो सब कुछ आग में जल के भस्म हो जाएगा या सब बर्फ हो जाएगा। सो वो सोच रहा है क्या होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम उस पे है, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट बोल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है उसका अंत आएगा और फायर उसका अंत लाएगी, दुनिया का अंत फायर लाएगी। कुछ लोग बोलते हैं दुनिया का अंत आइस लाएगी, ठीक है, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा और अंत उसका फायर लाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहा है कि भाई जो मैंने देखा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उन लोगों के साथ हूं जो कह रहे हैं फायर में दुनिया का एंड होगा। कैसे? तो पोएट बोल रहा है कि भाई सब लोगों को जो है, सब लोगों को किससे प्यार है? सब लोगों को अपनी बुरी भावनाओं से प्यार है, ठीक है। तो एक दिन ये बुरी भावनाएं जल जाएंगी, फायर में भस्म हो जाएंगी। वो अपने जो एक्सपीरियंस के साथ कह रहा है कि भाई मैंने देखा है कि लोगों की इच्छाएं कितनी सारी हैं, उनकी वासनाएं कितनी हैं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिजायर्स, उनके पैशन इतने सारे हैं कि ऐसे लगता है एक ना एक दिन हम सब उसी में ही जल जाएंगे। सो वो कह रहा है मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि एक दिन दुनिया फायर में एंड होगी। मतलब फिर से पोएट क्या बोल रहा है कि इस वर्ल्ड का एंड जरूर होगा, पर कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर के फॉर्म में होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड आइस के फॉर्म में होगा। वो कह रहा है मैंने खुद ने जो डिजायर है, पैशन है, उसको टेस्ट किया है, भाई मैंने खुद उसको चखा है। तो वो मतलब वो कह रहा है मैं खुद हमेशा एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स में हमेशा भरा रहा हूँ। वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई दुनिया एक दिन जरूर आग में जलेगी। मतलब वो खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, मतलब खुद उसको डिजायर्स और पैशंस रहे हैं कि डिजायर्स और पैशंस कैसे मतलब जो इंसान को जला दे, वैसे डिजायर वैसे पैशन रहे हैं कि मेरे को खुद को रहे हैं इतने डिजायर पैशन, और सब में इतने ज्यादा डिजायर्स हैं, इतनी उम्मीदें हैं, पैशंस हैं, इतनी ज्यादा भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स इतनी सारी हैं, हासिल करने की नेगेटिव फीलिंग इतनी सारी है कि लगता है एक दिन ये दुनिया जल जाएगी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू पैरिश मतलब एंड हो जाना। अगर वर्ल्ड 2 बार ही एंड होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कह रहा है मुझे लग रहा है कि भाई बहुत नफरत होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, वो कह रहा है कि भाई मुझे लग रहा है बर्फ से भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और इससे भी जो ह्यूमन है वो सफर करेगा। मतलब सेकेंड पैराग्राफ में फिर से बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट
to say that for destruction ice is also great and would suffice। क्या बोल रहा है कि पर अगर इस संसार को, इस वर्ल्ड को अगर फिर से डिस्ट्रॉय होना होगा, मतलब एक बार वर्ल्ड समझो हम सबकी डिजायर्स में, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस में, फायर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कह रहा है कि यदि हमारा ये जो वर्ल्ड है दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय होगा, तो वो कब होगा? वो होगा हेट्रेड से, मतलब हम सब की हेट्रेड, एक दूसरे के लिए हेट्रेड से डिस्ट्रॉय होगा। कि हम लोगों की जो हेट्रेड है, पहले में क्या बोल रहा है? डिजायर्स, ठीक है, हम लोगों की डिजायर्स हमें जला देंगी, और दूसरा बोल रहा है हम सब की जो हेट्रेड है वो हमें जमा देंगी। सो हेट्रेड है कभी, मतलब ये जो पोएट है वो सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इतना ज्यादा उसने एक्सपीरियंस किया है हेट्रेड, मतलब कवि को, जो पोएट है, पोएट को इतना ज्यादा हेट मिला है, तो वो कह रहा है कि ये जो हेट्रेड का ठंडीपन है, जो हेट्रेड का ठंडीपना है, जो हेट्रेड से वो जो ठंडी सोच है, किसी को आप हेट करते हो तो एकदम आपकी सोच ठंडी हो जाती है, वो ठंडी सोच है वही हमारे संसार का अंत करेगी, वर्ल्ड का अंत करेगी। तो वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये जो बर्फ है, आइस है, वो भी वर्ल्ड को एंड करने में काफी है, ठीक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है उसने डिजायर्स को फायर से कंपेयर किया है, और सेकंड पैराग्राफ है पोएट ने आइस को हमारी हेट्रेड से कंपेयर किया है, फायर को डिजायर से। डिजायर्स जैसे जलती रहती है, हमारे अंदर डिजायर्स जलती रहती हैं, तो कह रहा है उन्हीं डिजायर्स में हम किसी दिन जल जाएंगे, फायर में सारे हम मिल जाएंगे। हेट्रेड के बारे में पोएट कहता है कि भाई जो ये हेट्रेड है, ये जो नफरत है, लोग आजकल उसमें उनकी सोच ऐसी ठंडी हो गई है कि लगता है एक दिन हम हेट्रेड में ही घुल जाएंगे, ठीक है। सो सफिस है, सफिस का मतलब सफिशिएंट, मतलब इसने सफिस वर्ड यूज किया है, लास्ट में सफिस वर्ड आया है सफिशिएंट, मतलब उसमें भी लगता है हमारे लिए तो बर्फ ही काफी है, हेट्रेड की बर्फ ही काफी है इंसानियत का अंत करने के लिए। पहले बोलता है फायर से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इंसान आजकल इतना, मतलब इतनी ज्यादा हेट्रेड है उसके अंदर कि ऐसे लगता है कि भाई वही हेट्रेड ही काफी है हम सबका अंत करने के लिए, ठीक है। सो अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो एकदम कोई यूज का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर इसी, मतलब फायर एंड आइस चैप्टर पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। फ्रॉस्ट के लिए फायर क्या है और आइस क्या है? तो नीचे 12 एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लिखी हुई हैं, 12 नाम लिखे हुए हैं, उनमें से चुनना है कि आइस किसके साथ मैच हो रहा है और फायर किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। सो फायर किसके साथ मैच हो रहा है? फायर, तो आंसर 2। फायर किसके साथ मैच हो रहा है? ग्रीड, क्रुएल्टी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, लस्ट, इंटॉलरेंस, एवेरेंस। इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, मतलब बिल्कुल सहन शक्ति ही नहीं, एक दूसरे को सहन ही नहीं करना है। और आइस मतलब कौन सी फीलिंग्स दिखा रही है? एवेरेंस का मतलब नफरत ही हुआ, ठीक है। एवेरेंस का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, मतलब बिल्कुल सहन नहीं करना, खिलाफ हो जाना। ग्रीड लालच, क्रुएल्टी अमानवता, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े, फ्यूरी गुस्सा, लस्ट
लस्ट का मतलब होता है वासना, ठीक है। लस्ट मतलब किसी के वासना। इंटॉलरेंस मतलब सहन नहीं करना किसी को। आइज होता है इंसेंसिटिविटी, ठीक है। इंसेंसिटिव मतलब एक नफरत का ही फॉर्म है इंसेंसिटिविटी। कोल्डनेस, ठीक है, ठंडापन रखना किसी के लिए, ठंडापन रखना, कोल्डनेस। इंडिफरेंस, ठीक है, किसी के साथ इंडिफरेंस रखना मतलब उसके साथ वही हेट दिखाना। फिर हेट्रेड, इसमें भी क्रूअल्टी आएगा। और रिजिडिटी, सख्त, ठीक है, सख्त होना। इसके बाद थर्ड है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। कह रहा है इसमें राइम कैसे यूज की है, जो पोएट है उसने राइम का कैसे यूज किया है। सो पोएट ने कैसे राइम का यूज किया है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम। बच्चों अभी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन राइमिंग वाला क्वेश्चन, उसके लिए उनको पूरी पोएम देनी पड़ेगी, तो फिर वैसा तो कोई नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 जो आपके एनसीईआरटी का है वो करने जैसा ही नहीं है। हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। फायर एंड आइस का एक क्वेश्चन है, विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड, व्हाट डज द पोएट से इन दिस रिगार्ड। क्या दुनिया का अंत आएगा, इस बारे में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं। एवरीथिंग दैट हैज अ बिगनिंग हैव एन एंड, हर वो चीज जिसकी शुरुआत है उसका अंत होना ही है। इट इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, और यही हमारा जो नेचर है उसका एक लॉ है, ठीक है, मतलब वो मान लो यही एक नेचर की सच्चाई है। द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विल कम टू एंड सम डे, ये जो वर्ल्ड है, जो आज जो दुनिया में हम जी रहे हैं, वो किसी ना किसी दिन अंत आएगा उसका। The poet believes, as many people believe, that either fire or ice will be the cause of the end of the world. तो पोएट मानता है कि कुछ लोग जो मानते हैं कि दुनिया का अंत या तो फायर लाएगी या तो आइस लाएगी, तो वो जरूर ये पोएट ये चीज मानता है और इसीलिए उसने इस पे पोयम लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस पोयम है उसका मैसेज क्या है। फायर इन द पोयम स्टैंड्स फॉर अवर अनब्रिटेल्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनचेक्ड पैशंस, डिजायर्स, लस्ट एंड फ्यूरी। मतलब फायर किसके लिए है, फायर जो हमारी भावनाएं, ठीक है, जो पूरी नहीं हुई है वो भावनाएं, जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो भावनाएं। अनचेक्ड मतलब जो हमें, अनचेक्ड मतलब जिसके लिए हम कुछ भी कर जाए वो भावनाएं। पैशंस, डिजायर्स, हमारे वो मतलब भावनाएं, डिजायर्स, ठीक है, आशाएं। लस्ट, ठीक है, लस्ट का मतलब वो वासना। फ्यूरी, गुस्सा, ठीक है। सच पैशंस आर डिजास्टर्स टू ह्यूमन बींग्स, अगर किसी के ऐसे पैशन है, ऐसी मतलब किसी की ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो वो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए डिजास्टर है। Similarly, cold reasoning devoid of all human warmth, love, sympathy will bring insensitivity, cruelty and rigidity. इसी तरह से जो अगर आप एक कोल्ड फीलिंग रखोगे, ठीक है, एक कोल्ड रीजनिंग डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमन वार्मथ, जिसमें गर्माहटी नहीं है इंसानियत की, ठीक है, वैसी ठंडी फीलिंग रखोगे। लव, सिंपैथी विल ब्रिंग इनसेंसिटिविटी, क्रूअल्टी एंड रिजिडिटी। इससे क्या होगा, आप इनसेंसिटिव हो जाएगी मानव जाति, क्रूअल हो जाएगी और रिजिड हो जाएगी, एकदम सख्त। सो फाइनल मैसेज क्या है, द हेट्रेड विल लेड एंड टू ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इस तरह से ऊपर बोल रहा है फायर एंड करेगी और नीचे कह रहा है आइस एंड करेगी दुनिया का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लो इस चैप्टर का, इस पोयम का, फायर एंड आइस का। हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सर्फेस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, डू यू एग्री विद द पोएट? कह रहा है आइस, आइस ग्रेट, आइस जो बर्फ है वो महान कैसे है, सफिस, सफिस मतलब सफिशिएंट कैसे है, इस जो दुनिया है उसका एंड लाने में आइस कैसे इतनी ज्यादा महान है, इतनी सफिशिएंट है कि उससे दुनिया का अंत आ जाएगा। डू यू एग्री विद द पोएट? क्या आप पोएट के साथ सहमत हो? There is no need of fire to destroy the world. वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आग की जरूरत नहीं है, फायर की जरूरत नहीं है। Even ice is sufficient and strong enough to cause the destruction of this world. आइस है वही बहुत है और वही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे, इस वर्ल्ड को पूरा तहस नहस कर दे। इफ दिस वर्ल्ड हैज टू पैरिश, पैरिश मतलब खत्म हो जाना, इफ द वर्ल्ड हैज टू पैरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को 2 बार ही अंत आना है, देन देयर इज नो नीड ऑफ फायर टू डिस्ट्रॉय इट ट्वाइस। सो फायर की जरूरत नहीं है कि उसको 2 बारी वही नष्ट करे। Ice is as strong and great a cause that can cause the end of this world. ठीक है, ice is as strong and great that it can and ice is as strong and great to cause the end of the world. ठीक है, सो इस तरह से ये पोएम यही एंड हो रही है। सो टुडे वी डेल्ट विद 2 poems, both by the poet Robert Frost. The first poem was Dust of Snow. Dust of Snow में पोएट ने किसके साथ डील किया है? पोएट ने हमारी जो मेंटलिटी है, ठीक है, हमारी सोचने की जो क्षमता है उसको उसके साथ डील किया है, कैसे हम उसमें फंस जाते हैं, भाई शगुन अपशगुन में फंसते हैं, और कैसे हम खुद की ही सोच को फिर पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो जो डस्ट ऑफ स्नो में यही मैसेज दिया है कि उसने का लास्ट में ऐसे बोला, मेरा पूरा दिन खराब गया पर ये वाली एक चीज अच्छी रही। मतलब उसने अपशगुन सोचा तो अपशगुन, और फिर उसने अच्छा सोचा तो अच्छा, वैसा। नेक्स्ट फिर जो पोयम है वो है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। इसमें उसने दिखाया कि भाई दुनिया का अंत आने ही वाला है, या आएगा, जरूर आएगा। लोग जैसे कि कहते हैं या दुनिया जल जाएगी या बर्फ हो जाएगी, जम जाएगी, तो वो कहता है जलेगी, क्योंकि लोगों के डिजायर्स ऐसे हैं कि वो जला देंगे। बर्फ में जमेगी तो लोगों में इतनी ज्यादा हेट्रेड है, इतनी नफरत है कि सब कुछ जमा देगी। ठीक है, सो दीज वर द 2 poems, जस्ट दोनों में मेरे ख्याल से द फर्स्ट पोएम हैड 8 lines एंड द सेकेंड पोएम हैड 9 lines। ठीक है, फर्स्ट पोएम की 8 लाइनें थी, सेकेंड पोएम की 9 lines थी। वेरी स्मॉल पोएम्स, जस्ट रीड them, try to understand them, see the video properly and complete each and everything which I taught you in this lecture. ठीक है, just send me everything on WhatsApp. चले, thank you.